So I will start with my own introduction. My name is Fawad Ahmed Najm and I am an assistant professor of structural engineering here at NUST. I will be your instructor for this course CE416 Earthquake Engineering. It is an elective course for structural engineering theme of study, and this is the first elective for 2018 session, and I think second or third elective for 2017 session. So this is the, I think, third time that I am offering this course for 6th semester elective 1 students. So let's start. This will be just an introduction of this course, this quick session. If you look at the historical earthquakes all around the globe for last 100 years, you can see this kind of a pattern. All the red dots, they are all representing the location of one real earthquake which have occurred in last 100 years. अगर आप last 100 years का data देखें, so all red dots here are representing one real earthquake. So several observations can be made. सबसे पहले तो ये observation clear है कि earthquakes जो हैं वो कुछ specific locations पे ही आते हैं. कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं और कुछ ऐसी लोकेशन है जहाँ अर्थक्वेक कम आते हैं. सो ये सारे मेजर अर्थक्वेक्स हैं, लार्ज मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स जिन्हें कह सकते हैं, जो पिछले 100 साल में आए हैं. और आपको ये लाइंस जो नज़र आ रही हैं लोकेशंस की, उससे ये क्लियर है कि ये कुछ लोकेशंस पे ही आते हैं. कुछ एरियाज़ हैं जहाँ जो अर्थक्वेक प्रोन नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें तो साउथ और नॉर्थ अमेरिका के मिड में, अफ्रीका के मिड में, ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह रशिया नॉर्थर्न पार्ट जो है वो मोस्टली अर्थक्वेक से सब्सेप्टेबल नहीं है. लेकिन कुछ एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा अर्थक्वेक्स से सब्सेप्टेबल हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत से कंट्रीज़ हैं लाइक नेपाल है, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, जापान. फिर ये पूरी एक बेल्ट है, आप पूरी लाइन देख सकते हैं, इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं. सो इसी तरह ये लाइंस कभी कभार मिड ओशन में भी चल रही हैं. कुछ एरियाज़ में ये जो आपकी लैंड है, जो मेन लैंड एरियाज़ हैं, उनमें से भी पास कर रही हैं. इसी तरह अगर आप ये देखें वेस्ट कोस्ट साउथ अमेरिका का, वेस्ट कोस्ट नॉर्थ अमेरिका का, सेवरल मेजर अर्थक्वेक्स यहाँ पे आए हैं. सो ये लाइंस आप बाद में आपको आइडिया होगा, मालूम होगा कि ये जो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, उनको कॉरेस्पॉन्ड करती हैं. अर्थ की क्रस्ट एक सॉलिड शेल की तरह नहीं है, बल्कि एक यूँ समझ लें कि एक क्रैक्ड सरफेस है, बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं जिनसे मिल के वो क्रस्ट बन रही है. सरफेस पे डिफरेंट लोकेशंस पे वो प्लेट्स इंटरेक्ट करती हैं या उनकी बाउंड्रीज होती हैं, जहाँ से एक प्लेट डिसकंटिन्यू होती है और दूसरी प्लेट स्टार्ट होती है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि ये प्लेट्स अपनी बाउंड्रीज पे आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, डिफरेंट अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस होते हैं और वो सिर्फ उन्हीं प्लेट बाउंड्रीज पर ही मोस्टली लोकेटेड होते हैं. तो ये जो लाइंस आपको अर्थक्वेक्स की नज़र आ रही हैं, ये प्लेट बाउंड्रीज को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं. सो हर वो लाइन जो अर्थक्वेक की लोकेशंस की है, वहाँ पर आपको मालूम होगा कि एक मेजर क्रैक है अर्थ की सरफेस में, जहाँ से पहले एक पीस ऑफ लैंड था और उसके बाद दूसरा पीस ऑफ लैंड स्टार्ट हुआ. सो समरी ये हुई कि अर्थ की सरफेस एक सॉलिड शेल नहीं है, जैसे एक एग का कॉन्टीन्यूस शेल होता है, ऐसा नहीं है. बल्कि इसकी एक अच्छी एग्जांपल ऐसे दी जा सकती है कि जब आप फॉर एग्जांपल एक एग को बॉयल करते हैं तो कई दफ़ा वो उसकी सरफेस पे क्रैक आ जाते हैं. ठीक है, सो बिल्कुल एग्जैक्ट अर्थ का यही मामला है. और वो क्रैक चूंकि सरफेस सॉलिड होती है, ब्रिटल होती है, तो वो इरेगुलर होते हैं, कोई स्मूथ क्रैक नहीं होते, इरेगुलर क्रैक्स होते हैं. और बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट अर्थ की सरफेस भी कुछ पीसेस ऑफ सॉलिड लैंड मैस से मिलके बनी है, और वो लैंड मैस के पीसेस जहाँ जहाँ पे उनकी बाउंड्रीज हैं, वहाँ पे ये स्पेसिफिक जियोलॉजिकल फिनोमेना जिसको अर्थक्वेक कहते हैं, वहाँ पे मोस्टली अकर होता है.
ये वाहिद रीज़न नहीं है अर्थक्वेक्स की। अर्थक्वेक वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स भी होते हैं या मैन मेड एक्टिविटी के नतीजे में भी आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स, मोर देन 90% ऑफ द अर्थक्वेक्स एक खास कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहते हैं, जो अर्थ की इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से, इनके इंटरेक्शन की वजह से आते हैं। So 90 more than 90% of the earthquakes are tectonic earthquakes। और जब इस कोर्स में हम अर्थक्वेक का जिक्र करेंगे तो उससे मुराद यही टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स होंगे। आर्टिफिशियल अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक अर्थक्वेक्स या ह्यूमन एक्टिविटी से प्रोड्यूस हुए हुए अर्थक्वेक्स इसमें शामिल नहीं होंगे। सो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसका जिक्र करेंगे। इसके अलावा भी कई ऑब्जर्वेशंस हैं, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपको इस कोर्स में आइडिया होता जाएगा। पाकिस्तान का अगर स्पेसिफिकली जिक्र करें तो अगर आप ये देखें कि हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी इस मैप में 1900 से 2017 तक का डेटा शो हो रहा है, और अब इसमें भी हर डॉट एक पास्ट रियल अर्थक्वेक है जो आया है। और इसमें अगर आप देखें तो अर्थक्वेक्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया बेस्ड ऑन डेप्थ। हर अर्थक्वेक की एक डेप्थ होती है। अभी आपको ये सिर्फ यह मालूम है कि हर अर्थक्वेक का एक मैग्नीट्यूड होता है, बट उसके साथ एक डेप्थ भी होती है, और उस डेप्थ का ताल्लुक इस बात से है कि जो एक्चुअल रप्चर है या जो फिनोमेना है जिसने वो शेकिंग प्रोड्यूस की है, वो सरफेस से कितना नीचे से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, हम तो उसको सरफेस पे फील करते हैं, बट जो फिनोमेना एक्चुअली जिसने वो शेकिंग कॉज की है वो सरफेस में कितना नीचे से ओरिजिनेट हुआ है। और जाहिर है कि जितना ज़्यादा डीप अर्थक्वेक होगा उतना वो सरफेस तक पहुंचते पहुंचते उसकी साइज्मिक वेव्स की एनर्जी डिसिपेट हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। सो अगर आप डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स जो मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 5 अर्थक्वेक्स पाकिस्तान के रीजन में आए हैं उनको क्लासीफाई करें तो वो वेरी शैलो की कैटेगरी, मसलन लेस देन 33 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, वो वायलेट कलर में शो हो रहे हैं। फिर डार्क ब्लू में लेस देन 70, ग्रीन में लेस देन 150 किलोमीटर्स, और फिर येलो और ऑरेंज जो बहुत डीप अर्थक्वेक्स हैं लेस देन 300, और फिर ग्रेटर देन 300 जो है वो ऑरेंज कलर में। सो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि ग्रीन, ऑरेंज और येलो डीप अर्थक्वेक्स हैं, और वॉयलेट और डार्क ब्लू रिलेटिवली शैलो अर्थक्वेक्स हैं। सो ये सारे वो अर्थक्वेक्स हैं जो ग्रेटर देन 5 मैग्नीट्यूड थे, यानी जो कुछ डैमेज जो है वो पहुंचाने का पोटेंशियल रखते थे। शैलो अर्थक्वेक्स पाकिस्तान के ऑलमोस्ट जो यूँ समझ लें वेस्टर्न हाफ है उसमें स्प्रेड हुए हुए हैं। जो ये डार्क रेड लाइन है ये प्लेट बाउंड्री है, और half part of the country is on one plate which we call as Indian plate. Yes, please. सर हम देखेंगे प्लेट बाउंड्री के उस पर वेदर प्लेट से बनस्पति इस साइड पे, इसका क्या रीजन हो सकता है? इसकी रीज़न ये है कि ये प्लेट बाउंड्री ये इस तरह की है कि इंडियन प्लेट इज़ इन अ काइंड ऑफ अ कोलिजन विद यूरेशियन प्लेट जो कि वेस्टर्न साइड पे है। सो प्लेट की मूवमेंट्स इस तरह हैं कि जो भी, जब आप ये एग्जैक्टली ये फिनोमेना समझ लेंगे अगले 2-3 वीक्स में तो फिर आप इसका बेहतर आंसर दे सकेंगे। बट द प्लेट डायरेक्शन, देयर मूवमेंट्स आर सच दैट earthquakes are mostly occurring in that part of the region, not this one. सर एक और बात कि जी जी। डेप्थ का मैग्नीट्यूड से कनेक्शन होता है कि नहीं होता डेप्थ का मैग्नीट्यूड से? एज सच कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता कि ये लाजमी है कि अगर डेप्थ ज़्यादा होगी तो मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा होगा। सो शैलो अर्थक्वेक्स अगर आप देखें तो वो मेन लैंड में स्प्रेड हुए हुए हैं। डीप अर्थक्वेक्स मोस्टली दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट जो कि हिंदू कुश रीजन कहलाता है। अभी इन सब चीज़ों की डिटेल में जाएंगे, बट मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देना चाह रहा हूँ अभी स्टार्ट में कि इस कोर्स में वो क्या क्वेश्चंस हैं या वो क्या चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे हम। सो ये रीजन जो नॉर्थ में है, ये जो नॉर्थ में रीजन है, दिस इज कॉल्ड हिंदू कुश रीजन, और ये मोस्टली जो है वो
डीप अर्थक्वेक्स या वेरी डीप अर्थक्वेक्स इधर कॉन्सेंट्रेटेड हैं पास्ट 100 ईयर्स में। शैलो अर्थक्वेक्स इस मेन प्लेट बाउंड्री के साथ साथ अगर आप देखें तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आप दोबारा बैक जाएं और हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी के ओवरऑल इस ग्लोबल पैटर्न को देखें तो उसमें पाकिस्तान इज समवेयर हेयर। जनरली आमतौर पे मैं कहता होता हूँ कि यू आर वेरी अनलकी कि अगर आपका कंट्री इन लाइंस में से किसी एक लाइन पे लाई कर रहा है या दो टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरसेक्शन के ऊपर लाई कर रहा है। हमारे केस में पाकिस्तान जो है वो 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के इंटरसेक्शन पे लाई कर रहा है। सो वी आर वेरी काइंड ऑफ अनलकी इन दिस रिगार्ड कि अगर आप देखें कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, लेफ्ट हाफ इज ऑन वन प्लेट विच इज कॉल्ड इंडियन प्लेट, द अदर right half, in fact right half is on Indian plate, left half is on Eurasian plate, and here we have an Arabian plate which is subducting under Eurasian plate, so another plate boundary between Arabian and Eurasian. So यूं समझ लें कि 3 प्लेट्स हैं जिनके इंटरसेक्शन पे ऑलमोस्ट हमारा कंट्री है। एक बाउंड्री जो है यूरेशियन और अरेबियन की वो बिल्कुल हमारे साउथ से पास कर रही है। सो इसकी वजह से भी जो हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी है वो गवर्न करेगी हमारे साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के साइज्मिक हैजर्ड को। जी सर, जो डेप्थ है वो कहाँ से है? बीच की तरफ से है? सरफेस से कितना डीप है? ये सरफेस से है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि डेप्थ का ताल्लुक उस जियोलॉजिकल फिनोमेना से है जो वो अर्थ को एक कॉज कर रहा है। अगर डेप्थ का ताल्लुक इससे ना होता तो आपको ये सारे मिक्स नज़र आते, कोई इनमें ट्रेंड नज़र ना आता, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेन प्लेट बाउंड्री के अलाउंग सारे शैलो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं और डीप जो है वो एक और रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है। इसकी रीज़न भी आपको कुछ 2-3 लेक्चर्स में समझ आ जाएगी। सो एक बड़ा स्पेसिफिक जो है ये एक फिनोमेना है, जियोलॉजिकल फिनोमेना, जो हमारे कंट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो मैप्स होते हैं उनको हम हैजर्ड मैप्स कहते हैं। ये पाकिस्तान का हैजर्ड मैप है जो 2007 के पाकिस्तान बिल्डिंग कोड से लिया गया है और हैजर्ड मैप ये बताता है कि फ्यूचर में डिफरेंट अर्थक्वेक्स आने की पॉसिबिलिटी किस लोकेशन पर कितनी है, ताकि ये इंफॉर्मेशन फिर उस एरिया में जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन किया जा रहा है उस के में एज एन इनपुट इस्तेमाल हो सके। सो ये फ्यूचर अर्थक्वेक की फोरकास्ट है, ठीक है। ये हिस्टोरिकल साइज्मिसिटी नहीं है, ये उसकी बेस पर एक प्रिडिक्शन है, या प्रिडिक्शन से भी ज़्यादा फोरकास्ट का लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज प्रिडिक्शन तो आप उस फिनोमेना की कर सकते हैं जो जिसको क्वांटिफाई किया जा सके फ्यूचर में विद रिलेटिवली मोर सर्टेनिटी। हमारे केस में ऐसा नहीं है। ये फोरकास्ट बिल्कुल ऐसी है जैसे वेदर की फोरकास्ट होती है। जितना आप दूर की फोरकास्ट करेंगे टाइम में उतनी वो उसकी रिलायबिलिटी कम होती जाएगी। इसी तरह जितने ज़्यादा बड़े एरिया की फोरकास्ट करेंगे उसकी भी रिलायबिलिटी कम होगी। सो प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में फोरकास्ट की जाती है। कभी भी जैसे वेदर की फोरकास्ट में ये नहीं कहा जाता कि लाजमी बारिश होगी, बल्कि बारिश होने का चांस बताया जाता है या टेम्परेचर का चांस बताया जाता है। सो यहाँ पर भी ऐसे ही है, एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट। ओके, प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट PSHA। पहले इसको इसी का एक पिछला वर्जन था डिटर्मिनिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट, डिटर्मिनिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट, और अब प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट PSHA। ये एक प्रोसेस है जिससे आप हिस्टोरिकल डेटा को लेके उसके ट्रेंड्स को देख के लोकल जियोलॉजिकल फीचर्स को देख के उस एरिया के फॉल्ट्स और जो भी साइज्मिक सोर्सेज हैं, प्लेट बाउंड्रीज हैं, जो भी चीज़ें अर्थ को कॉज कर सकती हैं, उनको कंसिडर करके फ्यूचर की एक फोरकास्ट करते हैं और उस फोरकास्ट का रिजल्ट इस तरह का मैप होता है जिसको कहते हैं हैजर्ड मैप। सो ये है हैजर्ड मैप। डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है,
डिटर्मिनिस्टिक और फिर प्रोबेबिलिस्टिक। इसका भी एक क्विक इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इसी तरह ही पी से प्रोबेबिलिस्टिक। जी, साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट, नाम ही से जाहिर है कि ये हैजर्ड को, साइज्मिक हैजर्ड को असेस करके, या साइज्मिक हैजर्ड एनालिसिस भी कह सकते हैं, हमें एक फोरकास्ट देता है फ्यूचर की। और ये फोरकास्ट हैजर्ड मैप की शक्ल में होती है। इसके अलावा भी इसके कई आउटपुट होते हैं, बट जो सबसे कॉमन आउटपुट है वो हैजर्ड मैप है। सो ये मैप किसी भी कंट्री के नेशनल बिल्डिंग कोड में डाल दिया जाता है और फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स और बाकी जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस ओवरऑल प्रोसेस के, वो इस रिजल्ट को यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल इंजीनियर इसको यूज़ करेगा स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए इस पूरे रीजन में। इसके अलावा पॉलिसी मेकर्स इसको यूज़ करेंगे डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन की पॉलिसीज़ बनाने के लिए। सो इसके डिफरेंट यूँ समझ लें कि यूजेस हैं। हमारे केस में एक ही यूज़ होगा और वो होगा कि जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं हमारे एरिया में, या जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं उनकी अगर इवैल्यूएशन करनी है, तो उसमें जो साइज्मिक लोडिंग यूज़ होगी एज एन इनपुट, उसमें सबसे की रोल इस मैप का होगा, यानी मेन नंबर इस मैप से आएगा। फिर वो कन्वर्ट होगा समहाउ किसी लोडिंग में, और वो लोडिंग हम स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई करेंगे। इस मैप में अगर आप देखें तो पाकिस्तान को 5 जोन्स में डिवाइड किया गया था। अभी ये मैप रिवाइज होने जा रहा है 2021 में, इसकी जगह एक ज़्यादा अपडेटेड और ज़्यादा बेहतर मैप आ जाएगा। अभी जो नया मैप होगा वो इस जोन्स वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं करेगा। उसमें ये होगा कि हर पॉइंट के ऊपर नंबर चेंज हो रहा होगा, लेकिन ये पुराना कॉन्सेप्ट है। इसके मुताबिक किसी भी रीजन को कुछ जोन्स में डिवाइड कर दिया जाता है बेस्ड ऑन जो भी प्रिडिक्शन की या फोरकास्टिंग की रिजल्ट आता है। सबसे कॉमन जो ग्राउंड मोशन पैरामीटर यूज किया जाता है, जो फ्यूचर अर्थक्वेक के लेवल को बताने के लिए यूज होता है, उसको कहते हैं पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ पे लेट से लिखता हूँ PGA, पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन। ये सबसे कॉमन यूँ समझ लें कि फ्यूचर अर्थक्वेक का या इवन एग्जिस्टिंग अर्थक्वेक का जो ग्राउंड मोशन का पैरामीटर है, जो उसके लेवल को शो करेगा, वो होगा कि अर्थ की सरफेस इस स्पेसिफिक अर्थक्वेक में किस पीक एक्सेलरेशन से शेक हुई है। सो फॉर एग्जांपल अगर एक अर्थक्वेक है जिसकी अगर ग्राउंड के ऊपर एक्सेलरेशन मेजर करें और वो हमारे पास टाइम सीरीज में लेट से इस तरह आ जाती है, इसको मैं लेट से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ से शो करूं। अगर ये एक्सेलरेशन ग्राउंड की सरफेस के ऊपर रिकॉर्ड हुई है किसी अर्थक्वेक में, तो इसका जो भी पीक नंबर होगा पॉजिटिव में या नेगेटिव में, ये नंबर कहलाएगा पीक ग्राउंड एक्सेलरेशन PGA। सो किसी भी अर्थक्वेक का सबसे कॉमन जो उसका डैमेज पोटेंशियल या उसका लेवल या उसकी इंटेंसिटी जो भी कह लें, शो करने के लिए जो सबसे कॉमन नंबर है जो बार बार हमारे डिस्कशन में आएगा, वो होगा PGA। और इसको अच्छी तरह समझ लें, ये क्या है कि किसी भी अर्थक्वेक के आने से जो ग्राउंड की सरफेस पे एक्सेलरेशन फील होगी, उसका पीक नंबर। जी, तो सर जो रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये बेसिकली हम PGA को बोलते हैं। जो मैग्नीट्यूड है रिक्टर स्केल पर, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और वो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए बिल्कुल उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आम लोगों को ये समझाने के लिए है कि इस अर्थक्वेक से कितनी एनर्जी रिलीज हुई। सो अगर आप उसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे, सो वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज की शक्ल में वो डेफिनेशन होगी, रिक्टर की तो नहीं, बट जो भी नए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है। सो मैग्नीट्यूड एक फिक्स नंबर होगा एक अर्थक्वेक का, जो कि किसी भी जगह पर फील होने वाली इंटेंसिटी को शो नहीं करेगा। काइंड ऑफ थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये मिसलीडिंग भी है, बिकॉज मैग्नीट्यूड एक फिक्स नंबर है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक से ज़्यादा डिस्टेंस पर लोकेट करते हैं तो आपको वो खास शेकिंग एक्सपीरियंस नहीं होगी। अगर इवन मैग्नीट्यूड 8 भी है तो नहीं होगी, बट मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। इंटेंसिटी वेरी करेगी हर लोकेशन के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी को बताने के लिए कोई बहुत अच्छा पैरामीटर नहीं है। ठीक है,
बड़ा कॉमन है हमारे केस में। अगर आप लास्ट स्लाइड पे आपको याद हो तो हिंदू कुश रीजन में डीप अर्थक्वेक्स आते हैं, मोस्टली वो मैग्नीट्यूड 7-8 की रेंज में होते हैं, बट वो हमारे यहाँ कोई खास स्ट्रक्चरल डैमेज प्रोड्यूस नहीं कर पाए अभी तक, बिकॉज वो बहुत डीप होते हैं। ठीक है, सो वो हमारा डिस्टेंस उनसे इतना ज़्यादा हो जाता है डीप होने की वजह से कि हमें इंटेंसिटी उस लेवल की फील नहीं होती जिस लेवल की अगर एक मैग्नीट्यूड 5.2 का अर्थक्वेक आ जाए एजेके में, जिसका एपिसेंटर और वो शैलो हो। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर सितंबर में हमने एक अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया जो कि बहुत शैलो था। सो इसी तरह रिसेंट अर्थक्वेक जो अभी हुआ वो तो बहुत ज़्यादा शैलो नहीं था, 90 किलोमीटर उसकी डेप्थ थी, और वैसे भी मैग्नीट्यूड उससे ज़्यादा था। सो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड सिर्फ हमें कंप्लीट आइडिया नहीं देता। ठीक है, मैग्नीट्यूड हाफ आइडिया देता है, यूं समझ लें। हाई मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अर्थ को एक बड़ा है, बट जरूरी नहीं कि वो इंटेंसिटी में उतना ही ज्यादा फील हो जितना उसके नंबर से अंदाजा हो रहा है। इस ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाकी आधी कहानी ये है कि आपका फासला कितना है एपिसेंटर से, बल्कि हाइपोसेंटर से। हाइपोसेंटर वो पॉइंट होता है जहां से रप्चर डेप्थ में नीचे इनिशिएट होता है। ठीक है, उसको अर्थ को एक का हाइपोसेंटर या फोकस कहते हैं। उसके बिल्कुल ऊपर सरफेस पे जो पॉइंट होगा वो एपिसेंटर होगा। हाइपोसेंटर डेप्थ में अगर आप लेट से मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, आई थिंक आगे ज़्यादा डिटेल से ये चीज़ें आ जाएंगी, बट चूंकि आज पहला लेक्चर है सो अब मैं इसको लेट से कि ये आप क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं और ये एक प्लेट है। ठीक है, और इसके साथ यहाँ से लेट से दूसरी प्लेट है, ये बीच में जो है ये प्लेट बाउंड्री है। ये जाहिर है कि ये जो प्लेट बाउंड्रीज हैं ये लाजमी नहीं है कि सरफेस पे अपने आप को मैनिफेस्ट करें, आपको सरफेस पे नजर आए कि ये एक प्लेट है और वो आगे दूसरी प्लेट। मोर देन 90% ऑफ द टाइम्स ये जो बड़े बड़े क्रैक्स हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये सरफेस पे नजर नहीं आते। ठीक है, बिकॉज हमारी सरफेस के ऊपर लूज सॉइल के डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, तो वो ऊपर से तो कॉन्टिन्यूस ही नजर आता है, और ये जिस बड़े लेवल पे ये फिनोमेना है आगे आपको आइडिया हो जाएगा, उसमें ये बहुत बड़े लेवल का फिनोमेना है। ये चंद मीटर्स या चंद किलोमीटर्स का फिनोमेना नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक इन डिफरेंट अर्थ की लेयर्स की डेप्थ्स हो सकती हैं। ओके, सो लेट्स से या चले मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ये एक प्लेट है और ये भी, ये उसके बाद डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये उसके बाद दूसरी प्लेट है। सो अगर आपका सरफेस का जो रप्चर है वो इस पॉइंट से अलोंग द डेप्थ इनिशिएट हुआ है, तो ये पॉइंट कहलाएगा हाइपोसेंटर, या इसको फोकस भी कहते हैं, अर्थक्वेक का फोकस। इसके बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट होगा सरफेस के ऊपर, ये कहलाएगा एपिसेंटर। तो एपिसेंटर भी एक तरह का बिल्कुल आमतौर पे इसको तर्जुमा किया जाता है जलजले का मरकज। वो जलजले का मरकज सरफेस के ऊपर है। ठीक है, इमेजिन करें कि एक और सिचुएशन है जिसमें ये प्लेट बाउंड्री जो है ये स्ट्रेट नहीं है, ये जैसे मैंने अभी प्लॉट की है। इमेजिन करें कि ये इस तरह है कि ये प्लेट बाउंड्री ऐसे इंक्लाइंड होती। अगर इंक्लाइंड होगी तो फिर ये एपिसेंटर हाइपोसेंटर लेट से यहाँ इस पर वाक़या है, तो एपिसेंटर बिल्कुल ऊपर यहाँ पर वाक़या होगा। ठीक है, अब आपको तो पता है कि सरफेस पे प्लेट्स की जो बाउंड्री है वो इस लोकेशन पे है, और एपिसेंटर उससे डिस्प्लेस हुआ है बहुत आगे करके, और ये जो डिस्टेंस है जो प्लेट बाउंड्री से आपको नजर आ रही है सरफेस पे और जो एक अर्थक्वेक का एपिसेंटर है, ये डिस्टेंस कई 100 किलोमीटर्स भी हो सकता है, लेट्स से 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। सो आपको सरफेस पे ये लगेगा कि ये अर्थक्वेक प्लेट बाउंड्री से डिस्प्लेस हुआ है, प्लेट बाउंड्री की वजह से नहीं आया बल्कि प्लेट के अंदर आया किसी जगह पे। बट ऐसा नहीं होगा, वो प्लेट बाउंड्री ही इंक्लाइंड होगी उस लोकेशन पे, और वो डीप अर्थक्वेक होगा, लिहाजा उसकी प्रोजेक्शन सरफेस पे अगर करें तो वो प्लेट के कहीं मिड में बन रही होगी या ऑफ सेंटर बन रही होगी उससे। जी जी, मतलब जहाँ से प्लेट का पहले इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, जिस पॉइंट पे दोनों का, अच्छा लेवल एक ही होता है, दोनों प्लेट्स के ऊपर नीचे नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं। अब ये आप जब हम इस डिटेल में जाएंगे तो हमें अंदाजा होगा कि ये प्लेट बाउंड्रीज कई किस्मों की हो सकती हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं है जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, बल्कि ये कई किस्मों की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं। और फिर सिर्फ प्लेट बाउंड्रीज नहीं होती, बल्कि इसके अलावा भी सरफेस के ऊपर क्रैक्स होते हैं जो मेन प्लेट बाउंड्रीज के अलोंग होते हैं,
और वो क्रैक भी दो बड़े पीसीज ऑफ लैंड के दरमियान में एक क्रैक होता है, सरफेस पे कई दफ़ा नज़र आता है, कई दफ़ा नहीं आता। उन क्रैक्स को कहते हैं फॉल्ट्स, ठीक है। सो फॉल्ट्स और प्लेट बाउंड्रीज दो अलग चीज़ हैं। फॉल्ट एक जनरल वर्ड है जिसका मतलब है कि जहाँ पर भी डिसकॉन्टीन्यूटी है एक लैंड के अंदर, जो भी क्रैक्स हैं जिस भी, और वो भी कई किस्मों के होते हैं, फॉल्ट्स भी कई किस्म के फॉल्ट्स होते हैं, उनका डिफरेंट फोकल मैकेनिज्म्स जिन्हें बोलते हैं वो होते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन उनके फोकल मैकेनिज्म वो डिफरेंट टाइप्स के अर्थ को एक प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ एक्टिव होते हैं, कुछ एक्टिव नहीं होते, ठीक है। सो फॉल्ट्स और प्लेट बाउंड्रीज ये दोनों वर्ड्स बार बार इंटरचेंजेबली यूज होते रहेंगे, बट इनसे मुराद आपको अब पता होना चाहिए। जी, फॉल्ट को हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि विद इन द प्लेट होते हैं। ज़रूरी नहीं है, कई दफ़ा वो मेन प्लेट बाउंड्री के साथ साथ उसी रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। अभी आप डिफरेंट रीजन्स के फॉल्ट मैप्स भी देखेंगे तो उसमें मेन प्लेट बाउंड्री भी नज़र आ रही होगी और फिर डिफरेंट जो बाकी क्रैक्स हैं उस सरफेस में वो भी नज़र आ रहे होंगे। ऐसे मैप्स को जिसमें साइज्मोटेक्टोनिक फीचर्स या फॉल्ट्स और प्लेट बाउंड्रीज वगैरह शो हो रही हों, ऐसे मैप को कहते हैं टेक्टोनिक मैप, ठीक है। सो अभी आपको पता चला कि साइज्मिसिटी मैप क्या होता है, जो हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स की लोकेशंस और उनके मैग्नीट्यूड्स, उनके डेप्थ्स को बता रहा होता है। हैजर्ड मैप क्या होता है, जो फ्यूचर अर्थक्वेक की फोरकास्टिंग बता रहा होता है, जैसे ये आपके सामने ओपन है। और इसके अलावा एक टेक्टोनिक मैप होता है जो फॉल्ट्स की लोकेशन, प्लेट बाउंड्रीज की लोकेशन, वो कहाँ से गुजर रही हैं, उसके इर्द कौन से रीजन्स हैं, वो दिखा रहा होता है। सर जी, सर ये कितने से हम यूज कर सकते हैं जो साइज में मेजर असेसमेंट मैप? वैसे तो ये हर कुछ सालों बाद लाजमन अपडेट होना चाहिए, और उसके अपडेट होने की वजह ये नहीं है कि आपकी हैजर्ड का फिनोमिना तब्दील हो जाता है, ऐसा नहीं है। फिनोमिना जिस ग्रैंड स्केल के ऊपर है, अभी आप देखेंगे कि वो मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है, और वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगले 20, 25, 50 या 50,000 सालों में कोई उसमें सिग्निफिकेंट तब्दीली आए। वो एक बड़ा ग्रैंड स्केल पे एक फिनोमिना चल रहा है जो हमारे नैरो स्लाइस में ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। हमारी अंडरस्टैंडिंग इस फिनोमिना के बारे में तब्दील होती रहती है, नई नई चीज़ें आती हैं। सो लिहाजा ये जो प्रोसेस जिसका मैंने जिक्र किया, DSHA या PSHA, ये प्रोसेस हर कुछ साल बाद रिपीट होना चाहिए बेस्ड ऑन लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग। जब आप इस प्रोसेस की डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी एक कोई बहुत एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ये एक एस्टिमेशन है पुराने डेटा को इंटरप्रेट करके फ्यूचर की फोरकास्ट करने की। क्योंकि हम अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते डिटर्मिनिस्टिकली, तो लिहाजा जिस भी चीज़ को लैक ऑफ डेटा की वजह से एग्जैक्टली प्रिडिक्ट ना किया जा सके, उसको फिर प्रोबेबिलिस्टिक टर्म्स में फोरकास्ट किया जाता है। यही बेस्ट चीज़ है जो हम कर सकते हैं। सर क्या अपडेट करने से चेंजेस हमें? जी बिल्कुल, अपडेट करने से हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया मिलेगा। हो सकता है एक स्टडी के मुताबिक जो एरिया मॉडरेट साइज्मिसिटी में हो, वो अपडेटेड स्टडी में चेंज हो के हाई साइज्मिसिटी में या लो में आ जाए। इवेंट अगर बीच में आ जाए, जी हाँ, अगर कोई इवेंट आ जाता है तो वो भी ज़ाहिर है फोरकास्टिंग में कंसिडर हो जाएगा, उसकी वजह से भी फ़र्क आ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा हमारी मेथडोलॉजी भी तब्दील होती है इसकी। फिर ऐसे फॉल्ट्स नए दरियाफ्त होते हैं जो पहले नहीं मालूम होते, वो भी कंसिडर हो जाते हैं। कोई अर्थक्वेक आता है तो पता चलता है यहाँ पे एक फॉल्ट है, ठीक है। ये अभी वैसे सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा रह गया, बट डेवलप्ड कंट्रीज़ ने अपनी साइज्मोटेक्टोनिक फीचर्स को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। लेकिन फिर हर फॉल्ट की या हर साइज्मिक सोर्स की एक्टिविटी रेट, इसकी मालूमात भी ज़ाहिर है कि वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती हैं, ठीक है। GPS रिकॉर्डिंग्स होती हैं या जो इनकी मूवमेंट्स हैं डिफरेंट पीसीज ऑफ लैंड्स की, वो नया डेटा आ जाता है। सो जब आप ये प्रोसेस देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें किस किस लेवल की इजम्पशंस इन्वॉल्व हैं। वो सारी इजम्पशंस जो हैं वो ज़ाहिर है कि प्रोसेस इम्प्रूव होता जाता है और इजम्पशंस में कमी आती जाती है। सो हर 3 या 4 साल बाद USGS जो है वो US के नेशनल साइज्मिक हैजर्ड मैप्स हर 3 या 4 साल बाद अपडेट करता है बेस्ड ऑन दीज रीजंस। हमारा ये मैप 2007 में बना और अभी ये 2021 में
इम्प्रूव हो रहा है और इससे एक बेहतर वर्जन मैप का आ रहा है। जाहिर है कि साइज्मिक हैजर्ड को क्वांटिफाई करने की डेफिनेशंस भी बदलती रहती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक लफ्ज़ लिखा है पीजीए, और ये मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड से ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर है किसी अर्थक्वेक की लेवल को या पोटेंशियल को मेजर करने का, डैमेज पोटेंशियल को। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर एक अर्थक्वेक अभी आता है यहाँ पे खुदा न खास्ता, तो जो उसका पीक नंबर ग्राउंड के ऊपर रिकॉर्डेड एक्सेलरेशन होगी, उसका पीक नंबर, ये एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ग्राउंड मोशन पैरामीटर है जो इंजीनियर्स यूज़ करते हैं किसी भी अर्थक्वेक को बताने के लिए। और ज़ाहिर है ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, तो आमतौर पे ये मल्टीपल ऑफ जी यूनिट्स में शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूँ कि किसी एरिया में पीजीए की वैल्यू है 0.5 जी। अब इसका मतलब है कि 0.5 टाइम्स जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उनको उन यूनिट्स में मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। पास्ट अर्थक्वेक्स के लिए तो ये एग्जैक्ट नंबर हमें मालूम हो सकता है, बिकॉज दुनिया में बहुत से साइज्मिक स्टेशंस इंस्टॉल्ड हैं। कोई भी अर्थक्वेक आता है तो जो भी क्लोजेस्ट साइज्मिक स्टेशन है या जो भी इर्द गिर्द के साइज्मिक स्टेशंस हैं वो ये एक्सेलरेशन टाइम हिस्ट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं जैसे मैंने ड्रॉ किया, और फिर उसका पीक नंबर आपके पास आ जाता है। फ्यूचर अर्थक्वेक के लिए क्या किया जाए जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इस एक्चुअल जो अर्थक्वेक कॉजिंग फिनोमेना है इसको मॉडल नहीं किया जा सकता, इसको एक्सप्लिसिटली क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता कि ये कब होगा, कैसे होगा और किस लेवल का अर्थक्वेक आएगा। सो इस प्रोबेबिलिस्टिक साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट का जो आउटपुट है, जो हैजर्ड मैप है, ये हमें फ्यूचर अर्थक्वेक के लिए पीजीए की वैल्यूज दे देता है। यानी ऐसा नहीं है कि हमें ये बता देता है कि अगर किसी भी एरिया में अर्थक्वेक जो फ्यूचर में आएगा वो पूरी हिस्ट्री बता देता है कि ये कैसे शेक होगी अर्थ, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमें ये अंदाज़ा लग सकता है कि फ्यूचर अर्थक्वेक जो भी होगा उसका पीक नंबर एक्सेलरेशन का क्या होगा। तो ये जो कलर्स हैं इस मैप में ये वो पीक नंबर्स बता रहे हैं। ठीक है, कि पीक नंबर्स हमारी फोरकास्ट के मुताबिक अगले 50 साल में किस लेवल के होंगे, क्या नंबर होगा, और बेस्ड ऑन दोज पीजीए नंबर्स which are calculated or computed as a result of this PSHA process, the country is divided into 5 zones or regions, और डार्क ब्लू का मतलब है जोन 1 which means कि यहाँ पे कोई ख़ास पीजीए की वैल्यूज़ एक्सपेक्टेड नहीं है फ्यूचर में, बट इसी तरह डिफरेंट रेंजेस ऑफ पीजीए वैल्यूज़ ये जोन बना दी हैं अप टू जोन 4 जो कि डार्क रेड कलर है। डार्क रेड का मतलब है कि हाईएस्ट वैल्यूज़ यहाँ पॉसिबल है। ठीक है, अगली दफ़ा जब ये मैप आपको दिखाऊंगा तो साथ वो पीजीए की वैल्यूज़ भी साथ शो कर दूंगा कि क्या नंबर रेड कलर को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या ऑरेंज को कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्वालिटेटिवली आपको आइडिया होगा कि रेड मीन्स हाईएस्ट पीजीए वैल्यू इन नेक्स्ट 50 ईयर्स और डार्क ब्लू मीन्स लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, बिकॉज ये जो जोनेशन की गई है ये एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस को फॉलो करके की गई है। बेसिकली इसके लिए जो मॉडल कोड इस्तेमाल किया गया था 2007 में, जो अर्थक्वेक के बाद अर्जेंटली एक कोड हमने बनाया, उसमें UBC 97 नाम का एक कोड जो प्रिवेल करता था उस वक्त प्रैक्टिस में, उसको मॉडल कोड के तौर पे इस्तेमाल किया गया। बहुत से कंट्रीज में वो फॉलो हो रहा था उस वक्त। उसमें यूएस की जो जोनेशन थी वो इस जोनेशन के मुताबिक थी 1, 2A, 2B, 3 और 4। उसको फॉलो करते हुए पाकिस्तान को भी उन्हीं जोन्स में डिवाइड करके वही जो यूएस के जोन 2A के लिए जो लेट्स से साइज्मिक प्रोविजंस थी वो पाकिस्तान के जोन 2A पे एप्लीकेबल कर दी गई। अगर यानी जोनेशन को कंसिस्टेंट कर दिया जाए तो आइडिया ये था कि बाकी कोड का हिस्सा भी एप्लीकेबल हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। उस जोनेशन में सिर्फ 2A, 2B, 3 और 4 एग्जिस्ट करती थी, उन्हीं को फॉलो करके ये किया गया। अब ये एग्जैक्ट रीजन उस एरिया की थी जिस एरिया के लिए ओरिजिनली ये जोनेशन बनाई गई थी, यानी यूएस।
लेकिन उसको फॉलो करते हुए मुख्तलिफ कंट्रीज ने, चूंकि उन्हीं का कोड इम्प्लीमेंट करना था, लिहाजा जोनेशन को उसके कंपैटिबल बनाया गया। जी सर मैथ में एक चीज़ हम देखते हैं कि जैसे जोन 2B है, फिर उसके अंदर जोन 3 आएगा, फिर उसके अंदर जोन रेड वाला जोन आएगा। लेकिन जो यहाँ पे कराची वगैरह का बॉर्डर बन रहा है, यहाँ पे जोन 3 मिस है और साथ ही जोन 4 स्टार्ट है। नहीं, असल में देखें इसमें दो वजूहत हैं। एक तो जो साइज्मोटेक्टोनिक फीचर्स हैं, जो साइज्मिक सोर्सेज हैं, ठीक है, वो असर डालेंगी इस मैप के नंबर्स के ऊपर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये प्रोसेस इटसेल्फ, जो PSHA का प्रोसेस है, उसमें खुद से आप कुछ एजम्पशंस करते हैं, ठीक है, कि इस एरिया में ये चीज़ गवर्न करेगी, दूसरे एरिया में दूसरी चीज़ गवर्न करेगी। एज उन एजम्पशंस का असर भी फाइनल प्रिडिक्शन के ऊपर आ जाता है। सो लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि जो पैटर्न आपने कहा है वही फॉलो हो, कि कोई जोन 2 है तो पहले वो 3 हो के 4 में कन्वर्ट हो, ऐसा नहीं है, ये एजम्पशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो एक्चुअल साइज्मिसिटी अगर पूछें तो वो इस वेरिएशन पर भी नहीं होगी, ठीक है ना। ये एक अटेम्प्ट है उस साइज्मिसिटी के पैटर्न को कैप्चर करने की। लिहाजा एक जो नया मेथड आजकल आया है हमारे पास, जिसकी बेस पे नया मैप बन रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें जोन्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें हर नुक्ते पर अपना अलग कलर है। तो वो फिर आपको एक डिस्ट्रीब्यूटेड मैप मिलेगा जिसमें ये डिस्क्रीट कलर्स नहीं होंगे, बल्कि यूं समझ लें कि कॉन्टिन्यूस मैप होता है ना, जैसे ग्रीन से शुरू होता है, रेड पे ख़त्म होता है। सो उस तरह का एक कॉन्टिन्यूस मैप होगा जो हर पॉइंट पे उसका जो नंबर कंप्यूट होके आ रहा है वही नंबर कलर को भी रिप्रेजेंट करेगा। वो एक ज़्यादा बेहतर अटेम्प्ट है इस हैजर्ड के वेरिएशन को कैप्चर करने की, बट ज़ाहिर है वो भी एक्यूरेट नहीं है, उसके पीछे भी बहुत असम्पशंस हैं, फिर वो भी इम्प्रूव होगा 5 साल बाद। सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये PGA नंबर का मतलब क्या है फिजिकली। अगर लेट से मैं कहता हूँ 0.5 G PGA एक्सपीरियंस हो रहा है, एक स्ट्रक्चर को ग्राउंड पे वो सिचुएट करता है और उसको 0.5 G वाला PGA वाला अर्थक्वेक आके हिट करता है, तो जो फोर्सेस, बिकॉज देखें अर्थक्वेक इटसेल्फ तो एक शेकिंग है, ठीक है, लेकिन ये शेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर इनर्शियल फोर्सेस डेवलप करने का बायस बनती है। स्ट्रक्चर रेस्ट में है और आपने उसको शेक किया, बेस को शेक किया। ये ऐसे ही है जैसे आपने बेस तो फिक्स रखी लेकिन इनर्शियल फोर्सेस अप्लाई कर दें एज एन अप्लाइड फोर्सेस। मैथमेटिकली भी हम देखेंगे, बिकॉज इस कोर्स के 3 हिस्से होंगे। सेकेंड पार्ट जो होगा वो स्ट्रक्चरल डायनामिक्स से रिलेटेड है, तो उसमें हम मैथमेटिकली देखेंगे कि ग्राउंड को शेक कर देना या ग्राउंड को फिक्स रख के इनर्शियल फोर्सेस अप्लाई कर देना एक ही बात है, दोनों सेम चीज़ें बनती हैं। आप ग्राउंड को शेक करेंगे, फोर्स नहीं अप्लाई करें, लेकिन स्ट्रक्चर में फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, इनर्शियल फोर्सेस, और वो मैस प्रोपोर्शनल होंगी, ठीक है। मैस प्रोपोर्शनल का मतलब है कि वो जितना स्ट्रक्चर मैसिव होगा उतनी ज़्यादा फोर्सेस वो अपने अंदर डेवलप करेगा फॉर द सेम शेकिंग। तो लाइटर स्ट्रक्चर्स कम फोर्सेस डेवलप करेंगे, हैवियर स्ट्रक्चर फॉर द सेम शेकिंग ज़्यादा फोर्सेस डेवलप करेंगे। तो आप बेस को शेक करें और स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स देखें, या हाइपोथेटिकली बेस को फिक्स कर दें और वो इनर्शियल फोर्सेस जो स्ट्रक्चर ने डेवलप करनी है शेकिंग की वजह से, वो एज एन अप्लाइड फोर्सेस लगा के देख लें, दोनों का रिजल्ट, स्ट्रक्चर का रिस्पॉन्स दोनों सूरत में मैथमेटिकली सेम होगा। तो हम ये सेकंड अप्रोच इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकली जब स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करते हैं। हम वो जो फोर्सेस स्ट्रक्चर ने डेवलप करनी है, इक्विवेलेंट अर्थक्वेक फोर्सेस बोलते हैं उनको, वो स्ट्रक्चर पे एज एन अप्लाइड लोडिंग अप्लाई कर देते हैं। अब जरा PGA लेट से 0.5 G की बात करें, तो आपके ख्याल में अगर एक फोर्स, एक स्ट्रक्चर है जो जिसका वेट है लेट से 1 टन, ठीक है, वो उसके ऊपर 0.5 G की एक्सेलरेशन आती है, तो आपके ख्याल में वो उस पर कितनी फोर्स डेवलप होगी बिकॉज ऑफ दैट शेकिंग ऑफ 0.5 G? बिकॉज इनर्शिया फोर्स इक्वल होती है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन आपको मैंने दे दी 0.5 G, तो आप उसको मास से मल्टीप्लाई करें,
सो 0.5 जी का मतलब होगा मैस का हाफ, बिकॉज जब आप 0.5 जी को मैस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, सो आपके पास क्या नंबर आएगा, लेट्स से मैं फोर्स कहता हूं 0.5 जी इंटू मैस, m इंटू जी क्या बन गया, स्ट्रक्चर का अपना वेट, तो 0.5 इंटू वेट। इसका मतलब है कि एक अर्थक्वेक अगर 0.5 जी का अर्थक्वेक है तो वो हर स्ट्रक्चर में उसके अपने वजन के हाफ जितनी फोर्स लेटरल डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, ऐसे ही है ना। अगर एक स्ट्रक्चर 1000 किलो का है तो 500 किलो फोर्स हॉरिजॉन्टली वो एक्सपीरियंस करेगा फॉर दिस अर्थक्वेक हैविंग अ पीजी ऑफ 0.5 जी, ठीक है। फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। वो फोर्स अलोंग द हाइट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी वो एक लंबी कहानी है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। बट अगर उस टोटल फोर्स की बात करें जो स्ट्रक्चर के ऊपर आएगी बिकॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक, वो 1000 किलो पे 500 किलो होगी, उसको आप न्यूटन में कर लें तो आपके पास नंबर आ जाएगा। लीजिए हमें अर्थक्वेक से डाटा इस रीजन में मिलता है, वो कितने पीछे करते हैं इससे? यही अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ तक जा सकता है ये नंबर। कुछ रीजन्स में 1 जी तक जा सकता है, कुछ रीजन में 1.5 1.7 जी तक भी जा सकता है, फिलीपींस, जापान। ये डिपेंड करता है कि आप एपिसेंटर से कितने फासले पे, ठीक है, या सरफेस रप्चर या जो भी फिनोमेना है उससे कितने डिस्टेंस पे है। तो फॉर एग्जांपल आपको मैं एक आइडिया देता हूं कि जो जोन 4 इस केस में बनाया गया है, ये जोन 4 जो रेड कलर है इसके लिए 0.32 जी, इनफैक्ट ग्रेटर देन 0.32 जी का नंबर इस्तेमाल किया गया था। यानी हर वो एरिया जिसमें पीजीए 0.32 जी से ज्यादा है वो रेड कलर में शो हो रहा है। अब वो कितना ज्यादा है ये इसमें नहीं बताया गया था, लेकिन 0.24 से 0.32 जी तक ये ऑरेंज कलर है और 32 जी से जो ज्यादा नंबर है वो रेड कलर है। लेकिन अभी नए हैजर्ड असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान में बहुत से रीजन्स हैं जहाँ पे एक्चुअल नंबर 0.6 जी से भी ज़्यादा है, 0.65 जी से भी ज़्यादा है पीजीए का नंबर। लेकिन पीजीए जो है वो एक ग्राउंड मोशन पैरामीटर है जो सबसे कॉमन है। आजकल पीजीए से भी लेटेस्ट एक नंबर इस्तेमाल होता है जो बाद में डिस्कस करेंगे किसी वक्त, उसे कहते हैं स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन, ठीक है। स्पेक्ट्रल एक्सेलरेशन पीजीए से भी ज़्यादा इम्प्रूव्ड ग्राउंड मोशन पैरामीटर है, लेकिन अभी वो आप समझ नहीं पाएंगे, अभी सिर्फ पीजीए तक ही रहते हैं। सो अगर किसी जगह पर 1 जी एक्सेलरेशन एक्सपेक्टेड है तो इसका मतलब है कि जो फोर्स आपको डिज़ाइन में कंसिडर करनी चाहिए वो उसके वेट के बराबर होनी चाहिए। अब आप इमेजिन करें कि हमारा सारा जोर स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में वो ग्रेविटी लोड पे होता है आमतौर पे, और हम उसके अगेंस्ट फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी बढ़ा रखते हैं, लोड्स को बढ़ाते हैं, कैपेसिटी को रिड्यूस करते हैं। आपने आई थिंक अभी आरसीसी के कोर्स पढ़े, अभी 2 चल रहा होगा आपका, राइट। सो उसमें आप देखेंगे कि आप हर डिज़ाइन स्टेप के ऊपर सेफ साइड वाली असम्पशन करते हैं, कंजर्वेटिव रहते हैं। लेकिन लेटरल लोड के अगेंस्ट, और लेटरल लोड तो उसकी मैकेनिक्स ही डिफरेंट है। एक स्ट्रक्चर के ऊपर वर्टिकल लोड है, उसकी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और तरह से बनेगी। वही लेटरल लोड लगा दें तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो लेटरल लोड के अगेंस्ट डिज़ाइन जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, और फिर ऐसा लेटरल लोड जो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करे, जो अपनी नेचर में डायनामिक है। सो ये जो 0.5 जी से जो फोर्स आ जाएगी, ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर को एक लेटरल डायरेक्शन में सिर्फ पुश करेगी। अर्थक्वेक तो शेकिंग है जो डायनामिक है अपनी नेचर में, तो आइडियली तो स्ट्रक्चर का डायनामिक एनालिसिस होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको समहाउ सिंप्लीफाई करके स्टैटिक एज्यूम भी करते हैं तो भी वो स्ट्रक्चर को दोनों डायरेक्शन में शेक करेगा। तो एक लम्हे अगर शियर फोर्स डायग्राम की एक शेप है, अगले लम्हे वो डायग्राम दूसरी शेप में तब्दील हो जाएगी। अभी आप कोर्स में देखेंगे डिज़ाइन के कोर्स में कि एसएफडी और बीएमडी ही वो प्राइमरी डिज़ाइन एक्शंस हैं जिन पे रीइंफोर्समेंट फाइनल की जाती है किसी स्ट्रक्चर की। तो अगर वही वेरिएबल हो जाए तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स केस है। लेटरल लोड
अगर आपके वर्टिकल लोड का 1/4 भी है तो वो आपके लिए इशू है, बिकॉज ये कंसिडर ही नहीं किया गया होगा मोस्टली फॉर ग्रेविटी लोड डिजाइन स्ट्रक्चर्स। सो लिहाजा 50% ऑफ द वेट तो बहुत ज़्यादा एक नंबर है जो कि हो सकता है आपके डिज़ाइन को बहुत अफेक्ट करे, चेंज कर दे उसको। इवन 10%, 5% ऑफ द वेट ऑफ द स्ट्रक्चर, वही अगर फोर्सेस इक्वल होंगी लेटरल फोर्सेस के, तो वो भी डिज़ाइन को चेंज करेंगे। सो लिहाजा अब आपको इस नंबर का पर्सपेक्टिव ज़हन में होना चाहिए। 0.5G या 1G का क्या मतलब है, ठीक है, कि मैस के बराबर या मैस के उतने परसेंट ऑफ द जो है वो फोर्सेस होंगी जो अप्लाई होंगी। सो हमारा जो टिपिकल प्रोसेस है वो ये है कि हम एक हिस्सा तो हमारा स्ट्रक्चर वाली साइड पे है जो स्ट्रक्चरल मॉडलिंग और स्ट्रक्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो कवर करता है। सो हमारा रियल स्ट्रक्चर है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं जिसको हम एनालिसिस मॉडल कहते हैं, कंप्यूटर मॉडल। वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। एक और प्रोसेस है जो ये बॉटम पे है, ठीक है, जो ये वाला प्रोसेस है सारा। ये प्रोसेस ये है कि फ्यूचर अर्थक्वेक को समहाउ क्वांटिफाई किया जाए, कैरेक्टराइज किया जाए। तो उसमें हम स्टार्ट लेते हैं, देखें जो एक्टिव फॉल्ट्स हैं या जो भी साइज्मिक सोर्स है, वो पॉइंट जहाँ से ये अर्थक्वेक की शेकिंग स्टार्ट होगी, रप्चर इनिशिएट होगा, उसको हाइपोसेंटर या फोकस बोलते हैं। और उसके बिल्कुल ऊपर जो पॉइंट होगा यहाँ पे, इसको एपीसेंटर बोलेंगे, ये सॉरी गलत है, एपीसेंटर ये पॉइंट होगा जो इसके बिल्कुल ऊपर सरफेस पे होगा। फिर साइज्मिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट सॉइल स्ट्रेटा में से गुजर के आपके स्ट्रक्चर तक पहुंचेगी। तो लोकल सॉइल भी मॉडिफाई करेगी आपके अर्थक्वेक के कंटेंट को, फ्रीक्वेंसी कंटेंट को। सो ये लोकल सॉइल का इफेक्ट है जो हो सकता है अर्थक्वेक को मॉडिफाई कर दे, शेकिंग को मॉडिफाई कर दे। अगर आपका स्ट्रक्चर लूज सॉइल पे खड़ा है तो वो ग्राउंड शेकिंग को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। अगर जो टॉप 30 मीटर ऑफ द सॉइल लेयर है वो लूज सॉइल डिपॉजिट्स हैं तो आपकी शेकिंग एम्पलीफाई हो जाएगी। अगर वो हार्ड रॉक है तो हो सकता है डी एम्पलीफाई हो जाए। ये भी मुमकिन है कि फ्रीक्वेंसी कंटेंट यानी जो शेकिंग की फ्रीक्वेंसीज हैं वो मॉडिफाई हो जाए, एम्पलीट्यूड मॉडिफाई ना हो, ठीक है। सो वो प्रोसेस जो लोकल सॉइल के इफेक्ट को अकाउंट करता है, उस डिटेल्ड प्रोसेस को कहते हैं साइट रिस्पॉन्स एनालिसिस। साइट रिस्पॉन्स एनालिसिस ये भी हमारे कोर्स से आउट है, ठीक है। ये एक एडवांस्ड प्रोसेस है। अभी हम जिसका जिक्र करेंगे जिस चीज़ का, वो होगा PSHA, जो कि ओवरऑल बस समहाउ पुराने डेटा और फॉल्ट्स और इन चीज़ों को अकाउंट करके ग्राउंड मोशन की फोरकास्टिंग दे देता है। सो एक ये प्रोसेस है जिसमें हम ग्राउंड मोशन, फ्यूचर ग्राउंड मोशन को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं अप्रॉक्सीमेटली। फाइनली फिर ग्राउंड मोशन हमारे स्ट्रक्चर की बेस पे आ जाती है, ठीक है। और ये वो शेकिंग होती है जो हमें फील होगी, हमारे स्ट्रक्चर को फील होगी। वंस हमने ये समहाउ अप्रॉक्सीमेट कर ली तो फिर हम उस कंप्यूटर मॉडल के ऊपर वो शेकिंग अप्लाई करते हैं और इसको कहते हैं एनालिसिस, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, मोर स्पेसिफिकली डायनामिक एनालिसिस। अभी जो आप स्ट्रक्चरल एनालिसिस 3 में पढ़ेंगे वो स्टैटिक एनालिसिस होगा, ठीक है। वो सिंपल फोर्स इज इक्वल टू स्टिफनेस टाइम्स डिस्प्लेसमेंट के प्रिंसिपल पे वो करेंगे आप। लेकिन जो शेकिंग के अगेंस्ट एनालिसिस है वो डायनामिक एनालिसिस होगा। उसके नतीजे में आपके पास साइज्मिक डिमांड्स आ जाएंगी। ये जो बॉटम राइट के ऊपर है ये साइज्मिक डिमांड्स हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि फ्लक्चुएटिंग शियर फोर्सेस, फ्लक्चुएटिंग बेंडिंग मोमेंट्स, स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। ये ग्लोबल लेवल भी हो सकती हैं, स्टोरी लेवल भी हो सकती हैं, एक बीम कॉलम इंडिविजुअल कंपोनेंट लेवल भी हो सकती हैं। तो हर वो रिस्पांस जो आप स्टैटिक एनालिसिस से लेते हैं वही डायनामिक एनालिसिस से भी आएगा, सिर्फ एक फ़र्क के साथ कि वो रिस्पांस अब डायनामिक होगा, वो फ्लक्चुएटिंग होगा, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल अभी आप ऐसे 3 में एक स्ट्रक्चर सॉल्व करते हैं तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाता है किसी अप्लाइड फोर्स वेक्टर के अगेंस्ट। वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एक नंबर होता है, फिक्स नंबर,
अगर यही डायनामिक एनालिसिस होता तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आपकी फ्लक्चुएटिंग नंबर आता, ठीक है, और उसकी ड्यूरेशन फ्लक्चुएशन की उतनी होती जितनी अप्लाइड फोर्स की फ्लक्चुएशन की ड्यूरेशन। तो आप अप्लाइड फोर्स भी एक फिक्स एफ वेक्टर उसमें यूज नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी फोर्सेस यूज करेंगे जो फ्लक्चुएट कर रही होंगी, लेट्स से 50 सेकंड तक वो फ्लक्चुएट कर रही हैं, तो सारे के सारे रिस्पॉन्सेज भी 50 सेकंड्स की हिस्ट्री आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं होगा, यानी ऐसा नहीं जरूरी कि जिस टाइम इंस्टेंट पे आपकी फोर्सेस पीक पर पहुंच गई हैं सारे के सारे रिस्पॉन्सेज उसी टाइम इंस्टेंट पे पीक पर हों, ठीक है। मुमकिन है कि कुछ रिस्पॉन्सेज किसी टाइम पर पीक पर हैं, कुछ रिस्पॉन्सेज किसी और टाइम पर पीक पे हैं। सो लिहाजा आप पूरे 50 सेकंड को कंसिडर करेंगे, उसमें किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो पीक नंबर आया उस पर डिजाइन करेंगे या अपनी जो भी डिसीजन मेकिंग है वो करेंगे। सो ये एक ओवरव्यू है हमारे कोर्स का, और इसमें 3 हिस्से होंगे। आई थिंक मेरे पास कंटेंट्स भी हैं, ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहला हिस्सा साइज्मोलॉजी से रिलेटेड होगा, बेसिक साइज्मोलॉजी। इसमें 2 लेक्चर्स हैं, एक तो इंट्रोडक्शन टू बेसिक साइज्मोलॉजी और दूसरा साइज्मिक हैजर्ड एनालिसिस, जैसे मैंने जिक्र किया DSHA और PSHA। सो हम इसमें PSHA की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट स्ट्रक्चरल डायनामिक्स है, यानी अब हम स्ट्रक्चर वाली साइड पे आ जाते हैं और इसमें हम स्ट्रक्चरल डायनामिक्स की बेसिस पढ़ेंगे। इसमें जो सेकंड पार्ट में के लिए प्री रेक्विजिट है वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला कोर्स है, बिकॉज जब हम गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे किसी भी स्ट्रक्चर की डायनामिक लोडिंग के अगेंस्ट, तो वो F=KU नहीं बनेगी। वो जब आप डेवलप करेंगे फर्स्ट लेक्चर में ही आपको आइडिया हो जाएगा कि आप देखेंगे कि वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो गवर्निंग इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करना, उसके लिए आपको फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथमेटिक्स चाहिए। सो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका टॉपिक था मैथमेटिक्स के कोर्स में, वो एज अ प्री रेक्विजिट इस्तेमाल होगा इस सेकंड पार्ट में, और ये एग्जैक्ट डायनामिक एनालिसिस होगा जो बिल्कुल स्टैटिक एनालिसिस के पैरेलल में। थर्ड पार्ट जो है वो फिर हम ये करेंगे कि जो स्ट्रक्चरल डायनामिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें मिलेंगे उनकी रोशनी में जो प्रैक्टिकल साइज्मिक एनालिसिस और डिज़ाइन के मेथड्स बनाए गए हैं, जो डिफरेंट बिल्डिंग कोड्स वगैरह में भी हैं, वो स्टडी करेंगे। इनको डायरेक्ट समझना अपनी पूरी डिटेल के साथ पॉसिबल नहीं है पार्ट 2 से गुजरे बगैर, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप इन मेथड्स में बार बार एक ऐसी टर्मिनोलॉजीज सुनेंगे और ऐसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करेंगे डायरेक्टली जो आपको स्ट्रक्चरल डायनामिक्स से मिले होंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पार्ट 3 में तो बिल्कुल बार बार इस्तेमाल होगा बगैर किसी इंट्रोडक्शन के, बट वो ओरिजिनली आया होगा स्ट्रक्चरल डायनामिक्स के थ्योरी से। और लास्ट पार्ट जो है वो एक टर्न प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप एक रियल बिल्डिंग का डायनामिक एनालिसिस करेंगे, इनफैक्ट साइज्मिक एनालिसिस करेंगे, और वो ज़ाहिर है कि कोर्स के दौरान मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो प्राइमरीली 3 पार्ट्स हैं। ये कुछ टेक्स्ट बुक्स हैं या रेफरेंसेस हैं, ठीक है। प्राइमरी जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो तो यही लेक्चर नोट्स होंगे जो मैं आपको दिया करूँगा हर लेक्चर के बाद, लेकिन आप इन सब रेफरेंसेस को देख सकते हैं। इनमें से मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो नंबर 3 है, ये फर्स्ट पार्ट जो है साइज्मोलॉजी और साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट से रिलेटेड, ये उसको कवर करता है मेनली। स्ट्रक्चरल डायनामिक्स के लिए ये जो 2 बुक्स हैं, रे डब्ल्यू क्लफ एंड AK चोपड़ा, 10 और 11, ये 2 स्ट्रक्चरल डायनामिक्स को मोस्टली कवर करते हैं। और फिर इसी तरह जो थर्ड पार्ट है उसके लिए आई थिंक ज़्यादा बेहतर ये होगा कि जो नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें बिल्डिंग कोड्स और रेफरेंसेस मेंशन हुए हैं, वो थर्ड पार्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। उस पार्ट में हम डायरेक्टली बार बार बिल्डिंग कोड्स वगैरह को रेफर करेंगे। ये कुछ जर्नल्स हैं जो आप
रेफ़र कर सकते हैं, बट ये आपके लिए आई थिंक थोड़ा एडवांस हो जाएगा, बट आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हों वो इन जर्नल्स को भी देख सकते हैं। कुछ ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज हैं, ये मैंने लिस्ट डाउन कर दिए, आप इनको चेक कर सकते हैं, इनके लिंक्स अवेलेबल हैं। कुछ लर्निंग रिसोर्सेज हैं, फिर कुछ मेजर ग्राउंड मोशन डेटाबेसेस की वेबसाइट्स हैं। ग्राउंड मोशन डेटाबेस एक ऐसे इसमें आपको मुख्तलिफ हिस्टोरिकल अर्थक्वेक्स का डेटा फ्रीली मिल सकता है। ये कुछ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने साइज्मिक मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए हुए हैं पूरी दुनिया में, और उनका डेटा वो फ्रीली किसी भी पर्पस के लिए आपको अवेलेबल कर देते हैं। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेटाबेसेस की वेबसाइट्स हैं। इसके अलावा कुछ मज़ीद वीडियो प्ले लिस्ट हैं जो यूज़फुल हो सकती हैं। स्पेसिफिकली मैं ये फर्स्ट वाली मेंशन करना चाहूँगा। आयरिस अर्थक्वेक साइंस के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जो कि आपको आई थिंक अर्थक्वेक के रिलेटेड हर पॉसिबल फिनोमेना या जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन कर सकता है। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हैं इनके, जो कुछ फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स हैं, तो ये एनिमेशन से समझाते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ फॉल्ट कैसे रप्चर होता है या कैसे टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्रीज हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आप ये यूट्यूब चैनल विजिट कर लें और कुछ इस पर टाइम लगा लें तो फर्स्ट पार्ट वैसे ही कवर हो जाता है, जो फर्स्ट पार्ट था बेसिक साइज्मोलॉजी का। हाँ, साइज्मिक हैजर्ड असेसमेंट की डिटेल्स वगैरह वो इस चैनल पे नहीं है, बट जो बेसिक साइज्मोलॉजी वाला पार्ट है उसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल से ये इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा इनके मतलब शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं, बट एक एनिमेशंस का भी प्लेलिस्ट है जिसमें हर कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझाया हुआ। सो चंद सेशंस में ही आप आई थिंक इसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। फिर इनकी एक एडवांस लेवल की भी जो है वो प्लेलिस्ट हैं, लेकिन वो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगी। जो बेसिक कंपलसरी समझ लें प्लेलिस्ट हैं वो यही है कि प्लेट्स कैसे इंटरेक्ट करती हैं, अर्थक्वेक कैसे आता है, कैसे रिकॉर्डिंग्स होती हैं अर्थक्वेक की, और ये रिकॉर्डिंग्स डिफरेंट रीजन्स में इनमें क्या फ़र्क होगा, किस किस्म के अर्थक्वेक की रिकॉर्डिंग कैसी दिखेगी, ये चीज़ें एक्सप्लेन करने में ये बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा ग्रेडिंग स्कीम तो ज़ाहिर है अभी ये पुरानी वाली लिखी हुई है, बट बिकॉज ऑफ दिस हाइब्रिड लर्निंग स्कीम इसमें चेंज आ जाएगा।